जानते हैं मेरी क्लास का कोई एंड डेट नहीं, देयर इज अ नो एंड डेट। रीजन ये है कि हम चलेंगे बड़े आराम से। अगर मैं अभी से डिफाइन कर दूं 20 क्लासों में खत्म कर दूंगा या 15 में खत्म कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, एक टारगेट हो जाएगा और हमने क्लास फिनिश करनी है। क्लास फिनिश का टारगेट नहीं है, वी नीड टू लर्न, नॉट टू फिनिश द कोर्स। ठीक है, आपका जो टारगेट है वो लर्निंग का है, नॉट द फिनिश। 20 की 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, क्योंकि हमें हर चीज के प्रैक्टिकल करने हैं, हर चीज समझनी है। तो अपना अपना बस एक सीट बेल्ट पहन लीजिए अपनी, और लेट्स ड्राइव इट स्लोली। ठीक है, पहले प्लेन को बिल्कुल ड्राइव करेंगे हल्का सा, फिर रनवे पे लेके आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, टेक ऑफ करेंगे, फिर ऊपर जाके टॉप पे जाएंगे। ठीक है जी, चलिए, कोई स्टोरी नहीं, अभी कोई ज्ञान नहीं, सब बच्चों को पुराना ज्ञान में दे चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए गाइस, तो लेट्स स्टार्ट विद दी। तो आज सबसे पहले बात करेंगे हम डेटा सेंटर की, डेटा सेंटर की टर्मिनोलॉजी की, जो कि आपको आगे जाके बड़ी समझ में आएंगी चीजें कि क्या क्या चीजें हम बोल रहे हैं। क्योंकि जब भी आप डेटा सेंटर कहीं पे AWS में आप लोगे कहीं पर, तो उसके चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट होंगे हर जगह कर, और चार्जेस कैसे कैसे डिपेंड करते हैं वो भी चीज हमें सब देखनी है। ठीक है जी, चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो चीज रहेगी, हमें समझना है डेटा सेंटर, फिर हम उसको वर्चुअलाइज करके लेके जाएंगे, फिर एवरी स्टेप पे हम कंपेयर करते रहेंगे। देखो, मैंने डेटा सेंटर में आपको ये बताया था, यहां पर AWS में वो ऐसे काम करता है, वहां पर ऐसे कॉन्फ़िगर करते थे, यहां पर ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो दिस वे वी वुड बी रनिंग स्लोली। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके आज हम डेटा सेंटर से, DC। जो जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको ये ना लगे कि बोर बोर है डेटा सेंटर, क्या चीज है गाइस डेटा सेंटर। बिलीव मी, डेटा सेंटर का जो डेटा फ्लो है वो ही अच्छे अच्छे बंदों को नहीं पता होता। ठीक है, चलिए, तो डेटा सेंटर क्या है आपका। आप जो भी आईटी में काम करते हो, सब लोग आईटी से हो चाहे नॉन आईटी से हो, ये सबके लिए क्लास है गाइस। एक प्लेस है मेरा, इस प्लेस के अंदर में मेरे सारे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेंगे। अब क्या क्या कंपोनेंट्स है अभी बात करेंगे उसमें। तो मेरे पास इस डेटा सेंटर के अंदर में सारे के सारे मेरे पास कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। दीज ऑल कंपोनेंट्स विल इंटरेक्ट टू ईच अदर, आपस में बात करेंगे, और हर एक कंपोनेंट का अपना अपना एक रोल है, अपना अपना एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम DC, डेटा सेंटर। अगर आपको आप पता हो कि हम एक बोलते हैं BCP प्लान, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, या फिर हम बोलते हैं DR स्ट्रेटजी। जिसने नहीं सुना कोई बात नहीं, हम बताएंगे इसके बारे में भी। आपका एक पूरा का पूरा डेटा सेंटर है। एक डेटा सेंटर मान लीजिए आपका US में है, मान लीजिए दैट इज इन जॉर्जिया में कर लीजिए, कहीं पे मान लीजिए, या दिल्ली में मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका एक पैरल को कॉल डेटा, करना है। आप नहीं कर सकते क्यों? नहीं, मेरा एक्चुअली वो नंबर। गाइस प्लीज गो ऑन अच्छा अच्छा, म्यूट, कोई नहीं। whoever not talking please go on mute। ठीक है, तो एक डेटा सेंटर मान लीजिए आपका दिल्ली में है, अपने रीजन से थोड़ी सी दूर पर ही, ज्यादा दूर भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, स्ट्रैटेजी है, बिजनेस प्लान है। मगर एक दिल्ली में है, तो मान लीजिए एक मेरा मुंबई में है। रीजन ये कि दो डेटा सेंटर को मुझे कुछ डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी ही ये है। क्या स्ट्रैटेजी है देखिए, एक और डेटा सेंटर होगा, और इस डेटा सेंटर को मान लीजिए, इसको हम बोलते हैं प्रॉड डेटा सेंटर, प्रोडक्शन प्रॉड, इसको बोलते हैं प्रॉड डेटा सेंटर। और दूसरा डेटा सेंटर होगा आपका नॉन प्रॉड डेटा सेंटर। जो जो कंपोनेंट्स आपके यहां लगे होंगे वो सेम कंपोनेंट्स आपके यहां पर लगे होंगे, और दोनों के बीच में डेटा आपका रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट होने का रीजन ये है, ड्यू टू एनी रीजन, अगर आपका एक डेटा सेंटर खराब हो जाए, पूरा का पूरा बैठ जाए, बंद हो जाए, तो हम वो सारे के सारे यूजर्स की रिक्वेस्ट को वी कैन फॉरवर्ड इट टू दी, पहले यहां जा रहा था फिर हम यहां पे फॉरवर्ड कर देंगे। क्या होगा इसको इमीडिएट मूव करने से, आपका जो डाउन टाइम होगा वो बहुत कम होगा। व्हाट इज डाउन टाइम, छोटी छोटी चीजों की टर्मिनोलॉजी को हम सीखेंगे जी। ठीक है, डाउन टाइम क्या होता है, चलिए पहले आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आपके पास में एक फोन है, ठीक है, आप इस फोन को यूज कर रहे हो, और इस फोन के ऊपर में आप पूरे दिन में ट्रेडिंग करते हो, बहुत काम करते हो अपना, और एक ही फोन है आपके पास में, और किसी वजह से ये फोन आपका डाउन हो गया। क्या होगा, आप काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, और उतनी देर आपका जो ऑफिस का काम है, जो भी आप काम कर रहे थे, जो भी बिजनेस है आपका,
पूरा डाउन हो गया। ठीक है जी गाइस, डाउन टाइम का मतलब क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा, डेटा सेंटर के अंदर में डाउन टाइम उसे बोलते हैं व्हेन देयर इज ए नो प्रोडक्टिविटी और जीरो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, जो भी डेटा सेंटर का आपका काम है, जिस डेटाबेस का काम है, किसी भी चीज का काम है, दैट इज योर प्रोडक्टिविटी। और किसी वजह से अगर वो डाउन हो गया तो आपका पूरा का पूरा डाउन टाइम हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो गाइस ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई मेरे पास डेटा सेंटर के अंदर में। अगर एक ही चीज काम कर रही है वही मेरी फेल हो गई तो बिल्कुल प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसी चीजों को बोलते हैं हम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, डेटा सेंटर पे तो बाद में जाएंगे। अपने मोबाइल की बात करूं, एक ही मोबाइल पे आप काम कर रहे हो गई, तो ये तो हो गया आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो आपका बिजनेस अगर इतना क्रिटिकल है, आपको पता है कि 10 मिनट भी करूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, तो रादर देन यूजिंग वन मोबाइल फोन आई वुड बी यूजिंग दी टू मोबाइल फोन्स। जो डेटा मेरा इसके ऊपर में है सेम डेटा मेरा दूसरे वाले पे रहेगा। तो इन केस योर मोबाइल इज डाउन, इमिडिएटली आप दूसरे मोबाइल पे स्विच कर दोगे, सिर्फ 1 या 2 मिनट का आपको टाइम लगेगा लॉगिन करने का, ये मूव करने का। ठीक है, तो उससे आपका काम शुरू हो जाएगा। ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का जो हमने देखा था, अब हमने इसको दो में बदल दिया, और दो मतलब दोनों पे कर दिया, और इसी को यहां पर एक डेटा सेंटर का और एक और वर्ड आता है जिसे बोलते हैं HA। HA की फुल फॉर्म होती है आपकी हाई अवेलेबिलिटी। तो याद रखिएगा, डेटा सेंटर के अंदर में जो भी आपके डिवाइसेस लगते हैं, जो स्टोरेज के बच्चे हैं सबको पता है, दो प्रोसेसर होते हैं सबके ऊपर में, स्टोरेज प्रोसेस ए, स्टोरेज प्रोसेस बी। विंडोज के सर्वर में क्लस्टर्स होते हैं, सर्वर 1, सर्वर 2, और हर चीज के अंदर में आपका डुअल होती है आपकी, जस्ट टू इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी। तो याद रखिएगा HA, जब भी आप पढ़ रहे हो गाइस अपने पास में नोटबुक रखिएगा। इसको छोड़ के भी बड़ी सारी चीजें हम कवर बात करेंगे डेटा सेंटर के अंदर में, ताकि जब आप बात करो तो आपको लगे कि यस यू आर टेक्निकली स्ट्रांग। जो भी टेक्निकल जार्गन्स आप बोल रहे हो, दे आर समथिंग इन द डेटा सेंटर। ठीक है, HA का मतलब होता है हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, और SPO ऑफ हो गया आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो डाउन टाइम भी आपको बताया, तो डाउन टाइम क्या होता है, डाउन टाइम इज द टाइम पीरियड वेर इन योर प्रोडक्टिविटी इज एंटायरली जीरो, बिल्कुल जीरो, आपको कोई काम नहीं हो रहा। तो इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द हाई अवेलेबिलिटी एट द डेटा सेंटर लेवल, देखिए हर कंपोनेंट में तो होता है, अभी मैं आपको कंपोनेंट्स बना के दिखाऊंगा तब भी दिखाऊंगा। दो राउटर लगे होंगे आपके, दो ही फायरवॉल लगी होंगी, दो ही लोड बैलेंसर होंगे, दो ही स्विच होंगे, और हर जगह पर आपके दो दो होंगे आपको। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब आपको टाइम को रिड्यूस करना, डाउन टाइम को रिड्यूस करना। कोई क्वेश्चन किसी को अभी तक? सिमिलरली गाइस, आपके डेटा सेंटर के अंदर में भी, ये तो देखिए हमने कंपोनेंट लेवल पे तो हमने दो दो लगा देंगे कंपोनेंट, अभी देखेंगे सारे कंपोनेंट हम दो दो लगाएंगे, ये तो हमने मान लिया। बट पूरा डेटा सेंटर ही आपका खत्म हो जाए, फॉर एग्जांपल आप लोग जो HCL में काम करते हो, कुछ साल पहले चेन्नई में बाढ़ आई थी। HCL में जो एक डेटा सेंटर हमारा HCL नोएडा में है और दूसरा डेटा सेंटर हमारा चेन्नई के अंदर में है, विच इज दी नॉन प्रोड साइट, और अभी बताऊंगा उसे DR साइट भी बोलते हैं। तो क्या हुआ था, पूरी की पूरी चेन्नई का पूरा वो जो डेटा सेंटर है दैट वाज कंप्लीटली शट डाउन। कंप्लीट लोड हमने ट्रांसफर कर दिया नोएडा पे। जब तक वहां पर मेरा सिस्टम रिकवर नहीं हुए, हमने सारा का सारा लोड कहां से टैकल किया, हमने टैकल किया नोएडा से। ठीक है जी, तो कंपोनेंट लेवल पे तो आपका HA होगा, मगर हर जगह पे क्योंकि डेटा सेंटर है हर जगह पर HA, तो डेटा सेंटर लेवल पे भी मेरा HA होता है, जिसे बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी। सो इन केस वन आपका डेटा सेंटर इज डाउन, all the request will be forwarded to another data center to reduce zero downtime। ठीक है, और इसीलिए इस prod डेटा सेंटर को हम प्राइमरी डेटा सेंटर भी बोलते हैं, प्राइमरी, और इस नॉन prod को हम DR भी बोलते हैं, डिजास्टर रिकवरी। याद रखिएगा, बड़ा बड़ा टर्मिनोलॉजी आगे आएगी आपके, DR, डिजास्टर रिकवरी।
डिजास्टर रिकवरी, ठीक है। तो मतलब किसी वजह से अगर मेरा कोई डिजास्टर हो जाए, डेटा सेंटर 1 मेरा पूरा का पूरा खत्म हो जाए, तो सारा का सारा द लोड विल बी टेकन केयर बाय द डेटा सेंटर 2। ऐसी चीज को हम पूरे साल के अंदर में टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप अपने लैपटॉप से बैकअप ले रहे हो पेन ड्राइव के ऊपर में, और पेन ड्राइव पे बैकअप ले लिया, अब हर बार लेते रहे हो। अब आप बाई चांस अनफॉर्चुनेटली आपका लैपटॉप क्रैश हो गया, आपने पेन ड्राइव दूसरे लैपटॉप पे लगाई, चली नहीं, तो वो तो अगेन मेरे लिए बड़ा यूजलेस होगी मेरे लिए। तो आप क्या करोगे, कुछ टाइम बाद अपनी इस पेन ड्राइव को किसी और सिस्टम पे लगा के भी तो देखोगे कि क्या मेरा डेटा एक्चुअली में बच रहा है, सेव हो रहा है, इंटैक्ट है कि नहीं है। अदरवाइज बैकअप अगर एंड टाइम पे चलाओगे, वो अगर प्रॉब्लम आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही अगर लाइव डेटा सेंटर आपका बैठ जाए और ये वाला अप ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हर क्लाइंट जिसका भी आपका ऑफिस होता है, फॉर एग्जांपल अगर एचसीएल का ही है तो दैट इज फाइन, और कोई है आपके पास में, पेप्सी है, फेडेक्स है, कोई भी हमारे पास प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर में 2 डेटा सेंटर आपके रहेंगे, ठीक है। 2 डेटा सेंटर आपके, ये इधर आ गया, आपका दूसरा हो गया, और एवरी 6 मंथ और क्वार्टरली हम इसको टेस्ट करते हैं, कई इसे बोलते हैं डीआर ड्रिल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बट आगे जाके बहुत काम आएंगी आपको। डीआर ड्रिल या डीआर टेस्टिंग, कई जो बहुत क्रिटिकल क्लाइंट है उनका आपका मंथली भी टेस्ट करते हैं, कई आपके क्वार्टरली भी करते हैं, कई आपका 6 मंथली भी करते हैं, और कई आपका ईयरली भी करते हैं। इन दैट केस इंटेंशनली दिस prod data center will be down, सारे के सारे रिक्वेस्ट विल बी मूव्ड टुवर्ड द नॉन prod data center, और फाइंड आउट करते हैं क्या हम उसको कर पा रहे हैं कि अब नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसकी एक टेस्टिंग होती है, क्लाइंट इसके पैसे भी देता है टेस्टिंग के हमारे को, और अगर टेस्टिंग फेल हो जाती है तो इसके ऊपर में पेनल्टी भी लगती है आपकी, ठीक है। जैसे मैं आपको 2 डेटा सेंटर बता रहा हूं AWS के अंदर में, यही चीजें आपकी अवेलेबिलिटी जोन बन जाएंगी। एक रीजन के अंदर में मान लीजिए आपका इंडिया है, इंडिया में 2 आपके लोकेशंस हैं डेटा सेंटर के, जैसे मैंने ये बताया, दिल्ली में है, एक मुंबई में है। अगर यही मेरा AWS के अंदर जाके देखेंगे आगे, तो गाइस इसे बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। इसीलिए बता रहा हूं, अगर हमें पूरा फंडामेंटल क्लियर है तो द क्लाउड इज नथिंग, this is just replica of your this data center, or replica of all the DR strategy, or replica of all the components that we have in routine data center, ठीक है जी। तो इससे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या चीजें आई आपको, प्रॉड बोलेंगे तो नॉन प्रॉड होगा, ये 2 टर्मिनोलॉजी आपको हमेशा सुनेंगी डेटा सेंटर के होते हैं, प्रॉड, नॉन प्रॉड, प्राइमरी और डीआर। डीआर मतलब डिजास्टर रिकवरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको जानने के लिए मिले, डेटा सेंटर हमेशा आपके 2 होंगे। कोई ही ऐसा क्लाइंट होगा जिसके पास में पैसे की फाइनेंशियल क्रंच होंगे या कुछ होगा तो एक डेटा सेंटर रख सकता है, बट दैट इज रनिंग ऑन द रिस्क, ये भी रिस्क है आपका, ठीक है। तो 2 डेटा सेंटर सबसे होंगे, और एग्जैक्टली जो डेटा सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन यहां पर होगी वही कॉन्फ़िगरेशन आपकी यहां पर होगी, क्योंकि डेटा आपका यहां से यहां पर आना है। यहां पर अगर मान लीजिए कैपेसिटी आपकी 100 टीबी की है, तो यहां पे भी तो कैपेसिटी आपको 100 टीबी की देनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि छोटा बना लूं, इससे 50 टीबी बना लूं, ठीक है। तो 50 टीबी नहीं चलेगा, एग्जैक्टली सेम रखना पड़ेगा। और एनी हाउ मान लीजिए यहाँ पे 1000 मेरे यूजर्स काम कर रहे थे, डीआर हुआ, सारे के सारे मूव कर गए मेरे इसके ऊपर में, तो यहां पर भी लोड शेयरिंग के लिए 1000 बंदों की कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब जो रिसोर्सेज मेरे डीआर में थे, डीसी में थे, वही रिसोर्सेज गाइस मेरे डीआर में भी होंगे। सो दीज आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर द डीआर स्ट्रेटजी और डीसी के हिसाब से। और इसको हम बोलते हैं, एक और चीज सीख लीजिए, इसे बोलते हैं बीसीपी। बीसीपी की फुल फॉर्म होती है आपके बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, ठीक है, बीसीपी। तो ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं आपको, अपने नोटबुक पे नोट करते रहिए, ठीक है। बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, in which we have multiple sites to replicate the data. In case the primary site is down, it will be taken care by the next data center or available data center. Any question from anyone guys on this?
सर ये अवेलेबिलिटी जोन एक बार फिर से बताइएगा। अभी क्लाउड में आएगा डिटेल सौरभ, आराम से। जैसे ठीक हमने है, अभी ठीक। आपको 2 डेटा सेंटर बताया ना, एक दिल्ली में जी। है, ये दोनों इंडिया में है ना, एक दिल्ली में एक ठीक मुंबई है। में। तो जब आप AWS के ऊपर में अपना एक रीजन सिलेक्ट करोगे, मान लीजिए आपने इंडिया सिलेक्ट किया, तो उस हम्म। इंडिया के अंदर में आपको 2 या 3 आपको डेटा सेंटर दिखाएगा, जिनको हम बोलते ठीक हैं है। AZ1, अवेलेबिलिटी जोन 1, इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन 2, और इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन 3। अगेन दे विल बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि अगर कुछ ठीक। भी डिजास्टर हो जाए, कोई आपका पूरा कोई बाढ़ आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, राइट, तो दैट केस में मेरी दूसरे वाला बचा रहना चाहिए, ताकि तुरंत से वो स्विच हो जाए दूसरे वाले के ऊपर में। ठीक है सर। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? जिसको भी रोक लेना। दिस क्लास शुड बी इंटरेक्टिव, नॉट बी वन साइडेड। इट इज नॉट द कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दैट पीपीटी इज रनिंग एंड बोरिंग लेक्चर चल रहा है, ऐसा नहीं है। एक एक चीज पूछते जाना आपको, जो जो चीज चाहिए। Sir, Vikas this side. या विकास? Sir, can we create two availability zone in a single region? 3-3 होती है विकास, 3-3 होती है, Same. 4-4 होती है, 5-5 भी होती है, Okay. सिंगल भी होती है। अगेन आप आगे जाके बताऊंगा आपको कि कुछ जगह पर ऐसा है जहां कंट्री में सिर्फ एक ही जोन है, वो इसीलिए चीपर भी है। ठीक है, तो बड़े सारे आपका जो प्लानिंग्स आपकी आएंगी, वो प्लानिंग हम देखेंगे, पर मिनिमम 2 तो होंगी ही होंगी आपकी। तो योर आंसर इज यस। Okay, sir. ओके गाइस, एनी एल्स, एनी? हाँ जी रॉबिन। सर ये अवेलेबिलिटी जोन में अगर जैसे हमने एक या दो ली, AZ1 AZ2 ली, और हाँ जी, अगर हम AZ3 भी चाहते हैं तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी जी, पैसा तो लेगा आपका। ठीक है, अच्छा, बट मतलब मल्टीपल ले सकते हैं हम हाँ लोग? जी, हाँ जी, वो एप्लीकेशन यूज करोगे रॉबिन, ये आएगा। देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक तो जिम्मेवारी AWS की खुद की है। आपने आपने अवेलेबिलिटी जोन पे अपने पूरा डेटा सेंटर बनाया, और वो डेटा सेंटर मान लीजिए अवेलेबिलिटी जोन पूरा डाउन हो गया, ठीक है, तो अपने आप से वो सारा का सारा डेटा AZ2 पे चला जाएगा, दैट इज नॉट चार्जेबल। ठीक है, अपने आप से अवेलेबिलिटी जोन 1 पे 2 पे चला जाएगा, 2 डाउन होगा 3 पे चला जाएगा, दैट इज नॉट चार्जेबल। बट अगर आपने डीआर स्ट्रेटजी बनाई कि मतलब एक डेटा सेंटर को मैं एक जोन में रखूंगा, दूसरे डेटा सेंटर को दूसरे जोन में रखूंगा, और दोनों में रेप्लिकेट कराऊंगा, तो दैट इज चार्जेबल। समझ गए? बेसिकली सर इसमें ये चीज समझ नहीं आ रही कि मतलब ये दो, मान लीजिए मैंने AZ1 AZ2 मैंने मतलब अपने दो डेटा सेंटर बनाए हैं। हाँ जी, अब जिस वजह से मान लीजिए कि कोई भी एक डिजास्टर, जैसे आपने अभी एग्जांपल HCL का लिया, उसमें चेन्नई में कुछ हो गया, हाँ ठीक जी। है, तो मेरे AZ1 में हो गया कुछ, ठीक है, तो कब अमेजोन की जिम्मेदारी होगी और कब मेरी होगी, ये डिफरेंशिएट नहीं। आपकी तो कोई जिम्मेवारी होगी ही नहीं। अच्छा। ठीक है, ये सारी जिम्मेवारी 99.559 SLA है। मैं भी SLA भी बता देता हूँ सबको क्या चीज होती है। ठीक है, It will take care by Amazon only. ये दैट विल टेकन केयर बाय देम ओनली। चलिए मैं आपको डिटेल में और बताता हूँ, अगर आप बोल रहे हो। देखिए, दिस इज लाइक से इंडिया, इसमें आपकी ये है AZ1, दिस इज AZ2, दिस इज AZ3। आपने कुछ नहीं किया, आपने अपना डेटा सेंटर AZ1 में बना लिया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अगर ये AZ पूरा का पूरा बैठ जाए, खत्म हो जाए, डेड हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब कहां से कहां चला गया यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली बैकएंड पे इसकी 3 कॉपी अपने हिसाब से वो आप अरेंज करके रखते हैं कि कब हमें मूव करना है इसको। तो अगर ये डाउन हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने आप चला जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे चला जाएगा। पीछे अगर देखोगे, एक बार केस हुआ था ऐसा, तो एक आपको पता भी नहीं चलेगा कि बैकएंड पे कुछ हुआ है। दूसरी चीज, दिस इज केस 1 जो आपने पूछा। केस 2 आपने बोला चार्जेबल होगा कि नहीं होगा, तो ये तो मैं सिर्फ एक ही का चार्ज दूंगा, एक ही अवेलेबिलिटी का जो मैं डेटा सेंटर बना उसका चार्ज दूंगा। ये अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 99.99999 ये SLA है इसका। हम कभी जिंदगी में अचीव नहीं कर सकते डेटा सेंटर के अंदर में। अगर एक सर्वर भी डाउन हो जाता है ना आपका, तो ये 99 पॉइंट समथिंग पे आ जाता है। हमने अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा प्रोजेक्ट साइन किया था HCL के अंदर में, जिसपे हमने कस्टमर को 99 बोल दिया कि हम 99% देंगे, कभी नहीं दे पाए हम। मतलब अगर एक सर्वर भी डाउन हो गया
तो कुछ ना कुछ आपका वो ये नंबर्स डाउन हो जाते हैं। और ऐसा दुनिया में कोई डेटा सेंटर नहीं है कि सब बंद रहे, अगर सब कुछ ठीक चलता रहे। अगर चलता ही रहता तो आप लोगों की मेरी किसी की भी नौकरी नहीं होती। ठीक है, तो दिस इज व्हाट। हाँ, दूसरी चीज केस बता रहा था मैं, अगर आपने एक डेटा सेंटर यहां बनाया और एक आपने यहां बना लिया, और दो, इसे वीपीसी बोलेंगे आगे जाके, कहें पियरिंग कर दी दोनों के बीच में, आपने लिंक बना दिया कि यहाँ के बंदे यहां जा सके, यहाँ के बंदे यहां जा सके, रिसोर्स को शेयर कर सके, तब वो आपका चार्जेबल रहेगा। ठीक है रॉबिन, क्लियर हुआ? यस सर। एक फेल होना तो कुछ दिक्कत ही नहीं है हमारे को, एक पे बनाया है तो उसकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, वो भी तो एसएलए देगा ना हमारे को। अगर ऐसे डाउन हो जाएगा तो फिर तो एसएलए मिस ही कर देगा वो। ठीक है, तो ये बैकएंड पे तगड़ी स्ट्रेटजी होती है, इसको देखेंगे बाद में डिटेल में जब ये आएगा। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेटा सेंटर कंपोनेंट्स। तो गाइस ये है आपका पूरा डेटा सेंटर। जो जो कंपोनेंट्स बता रहा हूं ये सब आपके उसमें भी ये सेम कंपोनेंट आएंगे, सब सबके सब, क्योंकि डेटा फ्लो तो सेम ही होगा, कंपोनेंट भी सेम ही होंगे। कोई AWS या कोई भी क्लाउड वाला अपनी तरफ से कोई डिवाइस नहीं बना रहा है, डिवाइस तो यही लगेंगे। तो सबसे पहली चीज किसी भी डेटा सेंटर के अंदर में, देखिए आपको वैसे भी काम आएगी, कभी आप काम कर रहे हो, अभी लोग काम कर रहे हो, तो डेटा फ्लो एक्चुअली में दिस इज व्हाट डेटा सेंटर फ्लो, DC डेटा फ्लो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो एक कंपोनेंट लगा होगा आपके यहां पर, दैट विल बी योर राउटर। राउटर के बारे में सबने सुना होगा, पर हम डिटेल में बात करेंगे इसकी, ये राउटर क्यों लगा होता है अभी देखते हैं इसको। ठीक है, राउटर को हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से, दिस इज द साइन हाउ वी डिफाइन योर राउटर। राउटर इज व्हाट, एक्चुअली राउटर एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस होता है। ठीक है, अभी अगले पेज पे समझाऊंगा इसको डिटेल के अंदर में, पहले सिंपल देख लेते हैं हम क्या चीज है। राउटर इज इंटरनेटवर्किंग डिवाइस, मतलब अगर आपके पास में एक नेटवर्क है, नेटवर्क 1, और दूसरा नेटवर्क है आपका नेटवर्क 2, जरूरी नहीं है ये दोनों नेटवर्क आपके एक ही सबनेट पे काम करेंगे। अभी आईपी एड्रेस के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे क्लास A का आईपी एड्रेस है, या फिर और डेप्थ में बोलूं 192.168.1.1 वाला आईपी है, और यहाँ पे है 10.1.1.1 आईपी है। अभी मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो दिस इज क्लास C, दिस इज क्लास A। सिंपल बता रहा हूं कि अगर दो डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे, अब आप लोग हो, हम लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, लेट्स गो, लेट्स से कि हम जा रहे हैं, हम अरब में चले गए, अरबिक बंदा बात कर रहा है कोई, और अगर वो अरबिक में हमें बोलेगा समझ में आएगा? नहीं आएगा। हम उसको हिंदी बोलेंगे, समझ में आएगा? नहीं आएगा। सो वी नीड अ काइंड ऑफ इंटरप्रेटर। तो यहां पे राउटर का काम ये होता है, ये डिवाइस काम ही इसलिए आता है कि दो नेटवर्किंग में जो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में बात करवाने के लिए काम आता है। अब यहां पर क्या हो गया, देखिए, एक तो आपके डेटा सेंटर का अपना नेटवर्क होगा जिसे हम प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं, आगे जाके बात करेंगे इसके पे। ये हो गया आपका अपना नेटवर्क। दूसरा आपका जो होगा, देखिए आपने क्या किया होगा, आपके डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर कनेक्टिविटी कैसे होती है, एक डीसी टू डीसी, मान लीजिए दिस डीसी और आपका अभी जो दूसरा डीसी बताया था मैंने, दूसरा डीसी, बीच में कनेक्टिविटी कैसे होगी? ये कनेक्टिविटी जो होगी आपकी, जो कनेक्शन होगा आपको आईएसपी से लेना पड़ता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सबको पता होगा। लीज लाइन भी बोलते हैं इसको, लीज लाइन। एक डीसी से दूसरे डीसी के बीच में, मान लो मेरा एक डीसी यहां एक यूएस में है, तो मैं थोड़ी तार बिछा सकता हूं दूर तक यार, हमें तो जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज होंगी उन्हीं को यूटिलाइज करना पड़ेगा, हमें हायर करना पड़ेगा। तो मैं यहां से डेटा सेंटर ले लूंगा, मान लीजिए मैंने ले लिया एयरटेल का, एयरटेल की कोई कंपनी वहां पे दूसरी भी होगी जिनसे टाई अप होगा, तो वो कनेक्शन वहां पे दे देंगे आपको, आपके डेटा सेंटर तक पहुंचा देंगे। तो एक डीसी से दूसरे डीसी तक आपको कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी वाया आईएसपी, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड लीज लाइन। ये तो आपको डीसी टू डीसी कनेक्शन था। आपके डेटा सेंटर के अंदर में आपको इंटरनेट भी चाहिए होता है, 100% चाहिए। पैचिंग वैचिंग करोगे, कहां से करोगे, है ना? तो सारी की सारी चीजें, अगर आपको इंटरनेट लेना है तो ये भी आपका इंटरनेट हो। अगेन दिस इज फॉर आईएसपी।
अब आईएसपी का अपना कोई नेटवर्क होगा और आपका कोई अपना नेटवर्क है, इस डीसी का भी अपना कोई नेटवर्क होगा, यहां का कोई नेटवर्क है। क्योंकि दोनों डिफरेंट नेटवर्क से काम करते हैं तो मुझे बीच में कंपोनेंट लगाना पड़ेगा जिसे बोलते हैं राउटर। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल में, इसको देखिए। हर कंपोनेंट के बारे में डिटेल से देखेंगे हम, ताकि हर चीज का हमें फंक्शनैलिटी पता हो कि कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राउटर की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया राउटर एक कंपोनेंट है, एक आपका डिवाइस है जो दो नेटवर्क को बात कराने के काम में आता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंटर नेटवर्किंग। जिन्होंने सीसीआई ने करी है सबको समझ में आ रही हो क्या बोल रहा हूं, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। दो नेटवर्क्स को आपस में बात करवाने के लिए काम आता है आपका इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, राउटर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया नेटवर्क की बात करी, तो गाइस नेटवर्क आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के होते हैं, आईपीज होते हैं। थोड़ा सा अभी लिखवा रहा हूं, बाद में जाके फिर डिटेल से इसकी बात करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट आईपीज की। सिंपल सी बात, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस। मैं डिफरेंट नेटवर्क क्यों बोल रहा हूं, यहां पर मेरा नेटवर्क 1 है, यहां पर मेरा नेटवर्क 2 है, और दोनों को बात करवाने के लिए ये बात करेगा आपका राउटर काम करेगा। अब क्या होता है आईपी का, थोड़ा सा बता रहा हूं, डिटेल में जाके सबनेटिंग करेंगे, पूरी की पूरी सीआईडीआर करेंगे। बिना सीआईडीआर के आप कैसे कैसे आगे चल पाओगे, ठीक है, सब देखेंगे डिटेल से। तो जनरली आपकी आईपी एड्रेसेस की क्लासेस होती हैं। आईपी एड्रेस पता है सबको? एनीवन जिसको आईपी एड्रेस नहीं पता? कोई शर्म वाली बात नहीं है इस क्लास के अंदर में, जिसको जो पूछना है पूछ लीजिए। ठीक है, आईपी एड्रेसेस कोई भी कंप्यूटर आपका दो तरीके से बात करता है, आप ध्यान रखिएगा। और देख लिया, और डेप्थ में चलना है, देखिए समझिए। आपका दिस इज मान लीजिए PC1 और ये है आपका PC2। दिस इज PC1, दिस इज PC2। कोई भी कंप्यूटर, दो कंप्यूटर आपस में दो जरिए से बात कर सकते हैं। देयर आर टू वे ओनली टू टॉक टू ईच अदर टू ट्रांसफर द डेटा। पहली चीज होती है आपकी आईपी एड्रेस की, दूसरी होती है जी आपकी मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस सबने देखा होगा, आईपी एड्रेस का आईपी एड्रेस कैसे करते हैं आपको देखिए। आईपी एड्रेस की बात करूं, आईपी एड्रेस लिखिए, इथरनेट सेटिंग पे जाइए, तो यहां पर आप देखोगे, सबने देखा होगा चेंज अडॉप्टर ऑप्शन, और यहां पे देखोगे आपका आईपी एड्रेस दे रखा है। ये सारी चीजें हमें पूरी क्लासेस वगैरह सब करनी है। ये देखिए यहां पर होता है आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, ये होता है आईपी एड्रेस और इसके नीचे होता है सबनेट मास्क। अभी क्या चीजें होती हैं बहुत डिटेल में करेंगे हम। सबनेट मास्क किस काम आता है, क्यों हम आईपी एड्रेस की क्लासेस कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए 192 दे रखा है, तो किसी एक क्लास से है। 10 दे रखा होता किसी और क्लास का होता। तो पहली तो होगी आपकी आईपी एड्रेस। दूसरी चीज अगर आपने कभी सुना है या नहीं सुना, देखिए अगर आप लिखोगे ipconfig/all, तो यहां पर आप देखोगे आपको एक चीज मिलेगी, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। ये देखिए ये क्या चीज होती है आपकी आईपी एड्रेस, तो आप खुद देते हो। ये होता है आपका हार्डवेयर एड्रेस। कितने बिट का होगा, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। ये जितने भी दुनिया के अंदर, देखिए लैन कार्ड तो सबको पता होगा। लैन कार्ड क्या होता है, लैन कार्ड जिसके थ्रू आप यहाँ पे केबल लगेगी, लैन कार्ड। लैन कार्ड को एनआईसी कार्ड भी बोलते हैं, लैन कार्ड। इसको हम एनआईसी कार्ड भी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जितने भी दुनिया के अंदर आपके लैन कार्ड हैं, आपका लैपटॉप पे भी जो लैन कार्ड लगा है, जो सर्वर पे भी लगा है, जो कहीं पे भी लगा लैन कार्ड, उसके ऊपर में एक फिक्स्ड 48 डिजिट का नंबर होता है जो कि कंपनी बना के देती है। तो दुनिया में जितने भी आपके एनआईसी कार्ड होंगे सबका यूनिक होगा, कोई दो एनआईसी कार्ड एक जैसे नंबर के नहीं हो सकते। ठीक है, ये 48 डिजिट का होता है। मगर जब जितनी भी चीजें हम लिखते हैं गाइस, इसको हम हेक्साडेसिमल में नोट करते हैं। जब भी किसी डिजिट को हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 4 से डिवाइड कर देते हो, आ गया 12। ठीक है जी,
तो ये होता है आपका हर कंप्यूटर के लैन कार्ड का एक, जिसे हम हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं और मैक एड्रेस भी बोलते हैं। मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, दो ही चीजों से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, या तो होगा आईपी से या होगा आपका मैक एड्रेस से। मैक एड्रेस मैंने आपको बता दिया, अगर आईपी एड्रेस नहीं है तो इट कैन टॉक वाया मैक एड्रेस। ऑलराइट, आईपी एड्रेसेस की बात करें तो आईपी एड्रेस जब भी आप देखोगे, आईपी एड्रेस के मैंने आपको 4 डिजिट दिखाए थे, राइट? एक ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट। आईपी एड्रेस के मैंने 4 ऑक्टेट दिखाए आपको। सी देखिए यहां फिर से, 1 2 3 और 4। ये आईपी एड्रेसिंग पूरी डिटेल में आएगी, अभी सिंपल बता रहा हूं नेटवर्क बताने के लिए कि कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं आपके। ठीक है, तो 4 ऑक्टेट होंगे आपके। पहले ऑक्टेट की वैल्यू को देख के ही हम बता सकते हैं इट बिलोंग्स टू विच क्लास। तो 3 क्लासें होती है मेन आपकी, एक होती है आपकी क्लास ए, एक होती है आपकी क्लास बी, एक होती है आपकी क्लास सी। अगर आपकी पहले डिजिट की रेंज 1 से लेकर 126 तक जाती है तो ये आपकी क्लास ए है। मतलब यहां से 1 से लेके 126 तक कुछ भी लिखा हो, किसी भी आईपी का सिर्फ पहला ऑक्टेट देखना है आपको, और वो ऑक्टेट देख के आपको बता सकते हो क्लास ए का है, क्लास बी का है। उसके बाद क्लास बी की बात करेंगे, 128 से लेके 191 तक अगर ये डिजिट आती है तो दैट इज योर क्लास बी। और यही अगर आपकी 192 से लेकर 223 तक आती है तो ये होती है आपकी क्लास सी। ये 3 क्लासेस होती हैं, 2 क्लासेस और भी होती हैं, डी और ई, वो हमारे यूज की नहीं होती। जब आईपी पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करूंगा। कैन एनीवन टेल मी कि एक आईपी नहीं आया 127, व्हाट इज इट? कौन बताएगा क्विकली? सर ये लूप बैक आईपी होती है हाँ। सिस्टम। वेरी गुड। और कौन, मेरे स्टूडेंट तो बताओ भाई कम से कम। लूप बैक इट इज अ लूप बैक आईपी। ये किस काम आती है ये भी देख लीजिए सबको। लूप बैक एड्रेस किस काम आता है? 127.0.0.1 आप यूज करोगे। ठीक है, तो ये आईपी आपके लैन कार्ड को टेस्ट करने के काम आता है। अगर ये पिंग कर रहा है तो इसका मतलब आपका लैन कार्ड बिल्कुल ठीक है। देखिए टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है आपका। ये देखिए अभी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है मेरा, मगर ये आपके लैन कार्ड को काम करने का आता है, इसलिए हम इसे लूप बैक एड्रेस भी बोलते हैं, टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं। दिस इज लूप बैक एड्रेस। ठीक है जी। तो पहला कंपोनेंट, अगर आपको यहां पर क्लास ए है, मैं कोई बाइफिकेशन नहीं कर रहा हूं अभी, अगर क्लास ए है और क्लास ए का बंदा क्लास ए से आराम से बात कर सकता है, क्लास ए का बंदा है वो क्लास ए से बात कर सकता है, बी का बी से कर सकता है, सी का सी से कर सकता है। बट अगर क्लास ए को आपने बी से बात करानी है, बी को सी से करानी है, या ए को सी से करानी है गाइस, तो आपका जो यूज होगा वो होगा आपका कंपोनेंट राउटर। ठीक है, सो राउटर इज इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। एडब्ल्यूएस के अंदर भी जब आप जाओगे, आपने तो कुछ लोग तो देखा भी होगा, आपने थोड़ा बहुत इधर से साथ यूट्यूब पर पढ़ा भी होगा गाइस। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा राउटर किस लिए होता है आपका, इंटरनेट गेटवे बनाने के काम आता है। इम्प्लाइड राउटर आता है, 2 सबनेट्स अगर बीच में बात कराने के काम आता है। तो यही चीज काम करेगी, राउटर वहां पे भी काम करेगा, राउटर यहां पे भी काम करेगा। तो हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज राउटर? राउटर इज इंटरनेट वर्किंग डिवाइस, जो कि 2 डिफरेंट तरीके के आईपीस को या सबनेट्स को आपस में बात करवाने के काम आता है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम राउटर गाइस? पूरे फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए सबके, यही रूल है यहां का। क्लियर? चलिए वापस चलते हैं उसी के ऊपर में, हमारे पास में हम आ गए यहां पर। ये देखिए अब क्या क्यों दिखाया था मैंने, इसीलिए दिखाया था आपको, एक नेटवर्क तो आपका बाहर का है,
चाहे वो आईएसपी से इंटरनेट ले रखा है, चाहे टीसी से ले रखा है, चाहे कुछ भी ले रखा है, सेम कॉन्सेप्ट आपका जो यहाँ पे दिखा रहा हूं राउटर, ये उसमें हम आईजीडब्ल्यू बोलते हैं, इंटरनेट गेटवे बोलते हैं एडब्ल्यूएस के अंदर में। मगर अभी एडब्ल्यूएस से कोई कोरिलेट मत करो, कोरिलेट मैं करूंगा जब हम बाद में करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया राउटर। मैंने आपको बताया डेटा सेंटर के अंदर में सारी चीजें आपकी डुअल क्वांटिटी में होती हैं। डुअल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में एक राउटर नहीं होगा, आपके पास में 2 राउटर होंगे। ये भी तो चांस हो सकता है ना। अब देखिए, आपने अगर डेटा सेंटर पे हाई अवेलेबिलिटी लगाई तो इस आईएसपी की भी तो हाई अवेलेबिलिटी लोगे। एक आईएसपी से इंटरनेट लेके थोड़ी बैठ जाओगे आप, या डीसी टू डीसी एक आईएसपी से कनेक्शन लेके थोड़ी बैठ जाओगे, 2 कनेक्शन लेने पड़ेंगे। या फिर इसी तरीके से आपको अगर आईएसपी से इंटरनेट लेना तब भी 2 कनेक्शन लेने पड़ेंगे। हर जगह पे एचए तो हमें करना ही पड़ेगा, राइट। तो इसी तरीके से हम जो 2 कनेक्शन बाहर से आएंगे वो सारे के सारे जो सबसे पहले टर्मिनेट होंगे आपके राउटर के ऊपर में। आपके घर में जो वाईफाई लगा हुआ है, सब लोग देखिएगा, जो वाईफाई राउटर बोलते हैं उसको, क्यों राउटर होता है वो? क्योंकि जो बाहर का जो आईपी है आईएसपी का, दैट विल बी योर पब्लिक आईपी। अभी आगे जाके पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी के बारे में बात कराऊंगा मैं आपको। पब्लिक आईपी वो आईपी होते हैं जो इंटरनेट पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गूगल को पिंग करूं, यहां से देखिए सीएमडी करूं, गूगल को पिंग करूं, पिंग google.com, ये रहा आपका। दिस आईपी इज पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी का मतलब है ऐसा आईपी जो पूरे इंटरनेट के ऊपर में अवेलेबल है, दैट इज योर पब्लिक आईपी। आप इसको उल्टा पिंग करके देख लीजिए, पिंग करोगे ये देखिए आएगा, पिंग करेगा आपको। रीजन ये इंटरनेट पे है, आप लोग पिंग करके देखो, आपके सिस्टम से भी पिंग करेगा, ठीक है। तो जो आईपी आपके बाहर की तरफ रहते हैं, मतलब जो जो इंटरनेट पे रहते हैं, दोस्त आईपीज आर पब्लिक आईपी। और पब्लिक आईपी गाइस चार्जेबल होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वापस आके यहां पे लिख देता हूं, अभी तो खैर करना है डिटेल में हमने, बट इसको मैं आपको दिखा देता हूं। आईपी 2 तरीके के होते हैं आपके, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। पब्लिक वाला होता है आपका इंटरनेट के लिए, इंटरनेट मतलब पूरे नेटवर्क पे, पूरे ग्लोबली, ग्लोबल, एंड दिस इज पेड। पैसे लगते हैं इसके आपको, ठीक है। जब एडब्ल्यूएस में भी हम लगाएंगे तो पैसे लगेंगे इस चीज के। और इसी आईपी को हम इलास्टिक आईपी भी बोलते हैं एडब्ल्यूएस के अंदर में। उसके बाद दूसरा होता है आपका प्राइवेट। प्राइवेट जो आप अंदर यूज कर रहे हो। अब जो मैंने यहाँ पे देखिए आईपी दे रखा है, वो आईपी कॉन्फ़िग हमने करके देखा था, तो मेरा खुद का आईपी होगा। तो क्या मैं उसको इंटरनेट पे पिंग कर सकता हूं? नहीं होगा आपको, ठीक है। ये देखिए आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है। तो इसका इंटरनल का जो आईपी होगा, जो अंदर की तरफ यूज करते हैं, मतलब विद इन माई नेटवर्क के अंदर यूज करूंगा, वो होंगे आपके दूसरे। तो उसको पिंग करूंगा तो पिंग हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरनेट पे रजिस्टर ही नहीं है, इंटरनेट पे काम ही नहीं करता। तो दिस इज फ्री, ठीक है। तो 2 तरीके के आईपी होते हैं आपके, पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी। यहां पर भी आपके जो आईपीज बाहर होंगे यहां पर, वो होंगे आपके पब्लिक, और जो यहाँ डेटा सेंटर के अंदर होंगे वो होंगे आपके प्राइवेट। होपफुली यहां तक सबको फंडामेंटल क्लियर है गाइस। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? सर ये जो लास्ट में भी आपने बोला, जो डेटा सेंटर के अंदर होंगे वो प्राइवेट होंगे, और जो एक डीसी से दूसरे डीसी पे कनेक्ट करेंगे वो पब्लिक होंगे। कहीं पे भी हो, ठीक है, कहीं पर भी हो, वो सारे के सारे अगर इंटरनेट से एक्सेसिबल हैं। जरूरी नहीं है कि ये एक डीसी से दूसरे डीसी पे लेके जा रहा हूं ये मेरा पब्लिक आईपी हो, क्योंकि ये हो सकता है मैंने टनल बना रखी हो। वीपीएन सुना होगा आपने, टनल होगा, टनल पे कोई मेरा ठीक है। बाहर का आईपी होता ही नहीं है, तो यहाँ पे प्राइवेट नहीं। भी दे सकता हूँ। ये तो सिनेरियो के हिसाब से आएगा, ठीक है। है ना। बट ये समझ लो, जैसे google.com है, आप किसी चीज को पिंग कर रहे हो बाहर, तो ये अभी आएगा जब मैं आगे जाके आपको डीएनएस के बारे में बताऊंगा। तो जितने भी आप लोग किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, जैसे google.com करी, तो google.com आपका नाम से थोड़ी खुलता है, वो पहले रिजॉल्व होगा google.com आईपी में, आईपी से वेबसाइट खुलेगी आपकी,
ठीक है, तो ठीक पूरा पूरा जो आईपी आपके इंटरनेट पे एक्सेसिबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, दोज आर योर पब्लिक आईपीस। ठीक है, क्लियर? अगर हम देखेंगे ना, अगर P2P लिंक्स ले रखे हैं DCDR के अंदर, वहां पे हम लोग प्राइवेट आईपी यूज करते हैं बिकॉज बिल्कुल सही भारत, मैं बोला सिनेरियो बेस पे है ना, अगर P2P ले रखा होगा। और बाकी जो पब्लिक आईपी जिसकी ग्लोबल रीच करनी है हमें, मतलब हाँ आउटर जी, बॉर्डर से उसको रीचेबल करना है, वो ग्लोबल वो पब्लिक आईपी रहेगा, जिसको कि एपनिक डोमेन का एपनिक उसको वन करता है। एब्सोल्युटली राइट भारत, तो हम सिनेरियो बेस पे करेंगे। एक्चुअली वी आर इन डिसाइड एनवायरनमेंट, हम काम करते हैं इंटरनेट इंटरनेट के ऊपर। हाँ हाँ, इंटरनेट तो बाहर से आ रहा है, जैसे आप कह रहे हो कि हम देखिए दो चीज होते हैं ना, इंट्रानेट और इंटरनेट। हाँ ठीक है, इंट्रानेट होता है विद इन द कैंपस, विद इन द डेटा सेंटर, दैट इज इंट्रानेट। यस 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 ठीक है, और इंटर, तभी मैंने पहला वर्ड ही लिखवाया, इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, इंटर नेटवर्किंग मतलब डिफरेंट नेटवर्क्स, तो जहां पे डिफरेंट नेटवर्क है तभी वहां पे राउटर आता है। एक एक चीज और बताना चाहूंगा सर, एक्चुअली हाँ जी, क्या है, बिल्कुल अंडर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो, आप इंटरनेट और इंटरनेट की बात कर रहे हो, जो हाँ इंटरनेट है, जो हम स्पोर्ट टीम्स हैं जो यूज करती हैं, वो हम लोग प्राइवेट आईपी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, मतलब मेरा कस्टमर अगर मैं घर से यूज कर रहा हूँ, मेरे को वीपीएन के ऊपर आना है, तो वीपीएन का भी पब्लिक होगा क्योंकि मैं बाहर से आ रहा हूँ बिल्कुल सही। अंदर, आप जब जैसे कनेक्ट हो गए वहां से, ठीक है। पहली बात अपने घर से बाहर कैसे निकलोगे? इंटरनेट पे जाओगे ना वीपीएन से। आप वीपीएन कनेक्ट करोगे, आपके घर से कहां जाएगा कनेक्शन? पहले इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट से आपके उस वीपीएन सर्वर तक पहुंचेगा, वो तभी पहुंचेगा जब पब्लिक आईपी होंगे, राइट? ये इसीलिए बोल रहा हूं, सारे के सारे फंडा क्लियर करके चलना गाइस। आई वर्कड ऑन ऑलमोस्ट ऑल टेक्नोलॉजीज, मेरा काम ही डेटा सेंटर ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन का है, डेटा सेंटर बनाना ही मेरा काम है। आपको कुछ भी चीज कहीं पे भी कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। ठीक है, चलिए। उसके बाद जैसे ही आपका डेटा ट्रैफिक पास करेगा आगे की तरफ को, पहली चीज एक और इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, सबने आपने देखा हो या नहीं देखा हो, जब भी कोई दो कंपोनेंट एक साथ काम करते हैं, चाहे वो दो राउटर हो, चाहे दो फायरवॉल हो, चाहे वो आपके नीचे टीम में दो बंदे काम करने वाले हो, ठीक है, दोनों को काम करने का तरीका आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे? ये देखिए, मान लो आपके पास में एक राउटर है, दूसरा राउटर, दोनों आपके राउटर कॉन्फ़िगर कर रखे हैं आपने। तरीका कॉन्फ़िगर करने का, अब चाहे दो राउटर हो, चाहे वो दो आपके राउटर 1 राउटर 2 हो, या आपके दो फायरवॉल हो, या आपके दो लोड बैलेंसर हो, कुछ भी हो, इन सबको जब भी आप एक टीम वर्क की तरह काम करोगे, दोनों को इनमें टीम की तरह काम करोगे, चाहे वो आपके दो रिसोर्स हो, एक हरजीत है, ठीक है, दूसरा विकास है। अब काम करने का तरीका दोनों का भी डिफाइन करना पड़ेगा, भाई हरजीत काम करेगा या विकास करेगा या दोनों करेंगे। इसी तरीके से कई ये जो तरीका होता है करने का, इस तरीके को बोलते हैं, एक होता है आपका एक्टिव पैसिव, एक होता है आपका एक्टिव एक्टिव। ठीक है, ये लोड बैलेंसर हालांकि मुझे अभी बाद में करवाना है, मगर अभी देख लीजिए, क्योंकि दो डिवाइस हम हर जगह बात करेंगे, दो राउटर, दो फायरवॉल, दो ये, दो वो, दो वो, जब दो होंगे तो काम करने का तरीका भी तो उनको डिफाइन करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था कि हरजीत है और विकास है, मैं बोल रहा हूं कि हरजीत काम करेगा, विकास रेस्ट कर। अगर इन केस आई एम नॉट वेल, दिस विकास विल टेक ओवर द पोजीशन और ये इस पे काम करेगा। तो ऐसे काम में क्या करोगे? देखिए, हरजीत इज एक्टिव, विकास इज पैसिव। पैसिव का मतलब ये नहीं कि वो सो रहा है, काम ही नहीं करेगा। पैसिव का मतलब होता है स्टैंड बाय। पैसिव का मतलब होता है आपका स्टैंड बाय मोड। ये लोड बैलेंसर में अभी बड़े डिटेल तरीके से आएगा, ठीक है। तो एक होता है स्टैंड बाय, तो पहला काम करने का तरीका ये है कि हरजीत काम कर रहा है और ये विकास इज ऑन स्टैंड बाय, तो अगर हरजीत इज नॉट वेल, विकास विल बी प्रमोटेड और ये काम करना शुरू कर देगा। अब ऐसे केस में आप देखोगे HA तो है, HA का मतलब क्या? अभी पीछे ही देखा, हाई अवेलेबिलिटी तो है, मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मान लो मैं बीमार हो गया, विकास ने पढ़ाना शुरू कर दिया, हाई अवेलेबिलिटी तो है, डाउन टाइम तो आया नहीं, मगर यहां पर कहीं पर भी लोड शेयरिंग नहीं हो रहा जी, लोड शेयरिंग नहीं हो रही। रीजन, एट अ टाइम पे या तो हरजीत काम कर रहा है या विकास काम कर रहा है।
लोड शेयरिंग नहीं हो रही, जितनी भी रिक्वेस्ट है वो हरजीत के पास जा रही हैं, बिकॉज विकास इज ऑन स्टैंड बाई मोड. In case Harjeet is down, this will be, all the requests will be forwarded to Vikas. So this mode of communication or setting or configuration is called active passive. ये पहले आते थे, मगर बताना मेरी ड्यूटी है, आपको पता होना चाहिए एक्टिव पैसिव. एक्टिव का मतलब होता है एक होगा आपका एक्टिव, दूसरा होगा आपका स्टैंड बाई. यहां पे HA तो होगा मगर लोड बैलेंसिंग नहीं होगी. इसी चीज को इंप्रूव करने के लिए दूसरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आई, जिस केस में हमारे को एक्टिव एक्टिव कर दिया गया. मतलब अब मैंने क्या काम किया, अब हरजीत भी है, विकास भी है. मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स मेरे पास आए, 5 हरजीत पढ़ा रहा है और 5 विकास पढ़ा रहा है. लोड शेयरिंग है, बिल्कुल हो रही है आपकी. तो पहली चीज लोड शेयरिंग है आपकी, बिल्कुल सही. दूसरी चीज, अगर मान लीजिए विकास इज नॉट वेल, तो ऑल द रिक्वेस्ट विल कम टू मी और ऑल द स्टूडेंट विल बी कमिंग टू मी. तो क्या हो गया, आपका HA भी है, हाई अवेलेबिलिटी है. ठीक है. तो आज की केस में जितने भी आपके जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं सारे के सारे एक्टिव एक्टिव होते हैं. हाउएवर you can find the situation wherein the configurations are or will be defined in terms of active passive. समझ में आया किसी को कोई डाउट? When two devices are working, they need to work either active active or active passive. एक्टिव पैसिव नहीं मिलता आजकल, सारे एक्टिव एक्टिव होंगे, मगर मिल भी सकता है. तो चाहे काम करे ना करे, हमें आना चाहिए. दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग. ठीक है. तो एक्टिव पैसिव के अंदर में एक कंपोनेंट आपका एक्टिव रहेगा, दूसरा स्टैंड बाई पे रहेगा. इन केस द एक्टिव कंपोनेंट इज डाउन, द स्टैंड बाई वन विल बी बिकम एक्टिव और ये काम कर देगा. ऐसे केस में लोड शेयरिंग नहीं होगी. लोड शेयरिंग सिर्फ एक ही डिवाइस के पास जाएगी, दूसरा डिवाइस विल बी ऑन स्टैंड बाई मोड. In second case, both device will be in active. Both the request, जो भी request आएंगी, that will be equally distributed across both the devices. और दोनों ही काम करेंगे. अगर एक डाउन हो जाए तो दूसरा उसका टेक ओवर भी कर देगा. एक्चुअली में these fundamentals guys are from the load balancer. अभी आएगा वो भी आपका. ठीक है. बट क्योंकि दो की बात कर रहा था तो मैं बताना मेरी ड्यूटी थी, आपको बता दूं. आपको कोई क्वेश्चन किसी को यहां पर? This is the kind of load balancing. सर ये लोड बैलेंसिंग के लिए कोई अलग से डिवाइस भी यूज होती है या बिल्कुल होती है बस सौरभ, कॉन्फ़िगरेशन? इसीलिए अच्छा, कंपोनेंट अभी सब कुछ होगा. अभी कंपोनेंट बता रहा हूँ आपको, ठीक बिल्कुल होगा. इसीलिए डेटा सेंटर पढ़ाने का फायदा यही है, क्योंकि आधी चीजें पता नहीं होती बच्चों को, ट्रैफिक कैसे फ्लो करेगा. ठीक है. तो वी गोना टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. पूरे डेटा सेंटर की बात करेंगे हम. चलिए, अब आता है डेटा जैसे ही इससे पास हुआ, पास होने के बाद सीधा डेटा आता है आपका दूसरे कंपोनेंट पे, विच इज योर फायरवॉल. Again, there will be two firewall, either configured in terms of active active or active passive. Firewall 1 और firewall को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं firewall 2. ठीक है. तो यहां से कॉन्फ़िगर होकर डेटा आपका आ जाएगा फायरवॉल के ऊपर में. और फायरवॉल का काम क्या होता है? अनऑथराइज एक्सेस को रोकना, और सिर्फ जो ऑथेंटिकेटेड डेटा होगा वो ही आपका आगे पास होगा. चलिए, अब फायरवॉल को भी देखते हैं. सारे कंपोनेंट्स को देखना है तो हम फायरवॉल भी देखेंगे. फायरवॉल होता कैसे है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वर्किंग ऑन बैकअप? आप में से कितने बंदे बैकअप पर हो? समय बैकअप स्टोरेज दोनों देखता हूँ. ओके. डीमिलिटराइज जोन क्या होता है सौरभ? DMZ. No idea. दिनेश? ना मैं एडमिन लिनक्स. अच्छा, ठीक है. फिर भी DMZ तो पता ही होगा यार, तुम्हारे पास रिक्वेस्ट भी तो आती होगी. सर्वर जो DMZ में होंगे वो तो प्रूव करते हैं. चलिए. नहीं, स्टोरेज भी आप लोगों से सिखाया हूँ. अरे वो नहीं, जो नॉर्मल की होती है. चलिए बताता हूँ आपको. देखिए, मेरे पढ़ाया तो सब कुछ पता होगा. मेरे बच्चे पढ़ाए हुए कोई, हाँ, याद ना रखा हो बात अलग है, वरना जरूर याद होगा. चलिए, अन्य वापसी रेल देते हैं. फायरवॉल. ठीक है जी. फायरवॉल गाइस आपका एक डिवाइस होता है ऐसे.
इस फायरवॉल के अंदर में देखिए दो तरीके की फायरवॉल होती है, एक होती है आपकी हार्डवेयर फायरवॉल, एक होती है आपकी सॉफ्टवेयर फायरवॉल। एंटरप्राइज लेवल पे कभी भी हार्ड सॉफ्टवेयर फायरवॉल यूज नहीं होती है आपकी। आप कर सकते हो, गूगल करोगे आपको 36 सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे और बड़े सारे सॉफ्टवेयर है, चेक पॉइंट है, बड़ी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ऐसे, ठीक है। यू कैन सी फायरवॉल सॉफ्टवेयर, फायरवॉल फॉर सर्वर, कुछ भी कर ले, किसी के लिए भी कर लीजिए आप, सबके लिए मिलेगा आपको, ये देखिए, ठीक है। बट सॉफ्टवेयर फायरवॉल को यूज नहीं करते, हार्डवेयर की फायरवॉल ये एंटरप्राइज लेवल पे यूज होती है आपकी। तो जो भी एंटरप्राइज फायरवॉल होगी इसके ऊपर में आपके 3 इंटरफेसेस होते हैं। एक इंटरफेस होता है आपका इनपुट, एक इंटरफेस होता है आपका आउटपुट, और एक होता है आपका डीएमजी जोन। डीएमजी जोन, डीएमजी को बोलते हैं डीमिलिटराइज जोन। ठीक है, ये होता है आपका डीमिलिटराइज जोन। क्या चीज होती है आपकी फायरवॉल में, देखिए मान लीजिए ये आपका डीसी है आपका, दिस इज डीसी। इनपुट आउटपुट से मत घबरा जाना कि आउटपुट तो डेटा सेंटर से बाहर जाने वाली चीज है। मैं फायरवॉल के टर्मिनल्स की बात कर रहा हूं, फायरवॉल के आपके इंटरफेसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। मान लो जी आपका इंटरनेट से डेटा आ रहा है कुछ भी, और आपने उसको अलाउड कर दिया, ठीक है। दो चीजें होंगी आप फायरवॉल के ऊपर में, या तो आप उसको फायरवॉल पे 2 रूल अप्लाई कर सकते हो, या बोलते हो आपको डिनाई, या बोलते हो अलाउ। डिनाई होगा, कोई भी ट्रैफिक आएगा यहीं पे खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा आपका। अलाउड करोगे तो ये ट्रैफिक आपका इस राउट, इस आपकी फायरवॉल के अंदर से होता हुआ आपके डेटा सेंटर में जहां चाहिए वहां चला जाएगा आपको, ठीक है। तो यहां पर 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी, एक होती है इनबाउंड रूल, एक होती है आउटबाउंड रूल। इनबाउंड रूल, एक होती है आउटबाउंड रूल। जो डेटा आपके पीसी में डेटा सेंटर के अंदर आ रहा है वो इनबाउंड है। देखिए यहां पे दिखाता हूं आपको इनबाउंड रूल, देखिए फायरवॉल सब जगह है ये, दिस फंडामेंटल इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, चाहे वो आपका लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, सब जगह पर, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर आपके रूल्स होंगे, एडवांस सेटिंग्स, ये देखिए इनबाउंड रूल, आउटबाउंड रूल। आपको कुछ भी चीज को डिनाई करना है, अलाउड करना है, तो आपको इनसाइड आने के लिए भी अलाउड करना पड़ेगा, बाहर जाने के लिए अलाउड करना पड़ेगा। और यही चीज अभी हम पढ़ेंगे, ये भी हम देखेंगे। राउटिंग टेबल, राउटर तो पढ़ा दिया आपको, मगर राउटिंग टेबल बतानी है अभी आपको, ठीक है। तो ये देखिए क्या चीज है आपका, तो इस तरीके से 2 ट्रैफिक होते हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। तो यहां से आपका डेटा आया और डेटा सेंटर तक पहुंच गया, और इसी तरीके से डेटा सेंटर से आपको बाहर भेजना है तो आउटबाउंड में इसको इनेबल कर दी, चला जाएगा। मगर हर बंदे को थोड़ी आप ऐसे दे सकते हो एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक अकाउंट है यार, आईसीआईसीआई बैंक, आपने क्या खोला जी, आपने वेब से यहां पर गए और लिखा आईसीआईसीआई बैंक, एंटर कर दिया, यहां तक पहुंच गए। इसका मतलब क्या आप डेटा सेंटर में पहुंच गए? आप पे क्या लग रहा है कि जो आपने जो वेबसाइट खुली है क्या ये डेटा सेंटर के अंदर पड़ी हुई है? नहीं पड़ी होगी डेटा सेंटर में। अगर यहां तक पहुंच गया फिर तो समझो आपके सिस्टम तक पहुंच गया वो बंदा, जिसको भी एक्सेस करना है तो कोई भी कर सकता है। ऐसे सर्वर, जिन सर्वर को आपको इंटरनेट से एक्सेस करना है, जो कि आपको बाहर में अलाउड हो, ये सारे सर्वर आपके डीएमजी जोन में होते हैं। ऑल वेब सर्वर, ठीक है। अगर तभी मैंने पूछा बैकअप का कोई बंदा है, अगर यहां से बैकअप, इस सर्वर जो पड़े हुए हैं यहाँ पे वेब सर्वर, इसका बैकअप भी लेना है तो आपके बैकअप वाले सर्वर से एक रूल बनाना पड़ता है यहां तक पहुंचने के लिए,
ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑल वेब सर्वर आपके पड़े रहेंगे डीएमजी जोन में। डीमिलिटराइज मतलब कम सिक्योरिटी, डीमिलिटराइज जोन। तो नॉर्मल कोई बंदा भी, जैसे वेबसाइट खोली मैंने, वो खोल के यहां तक तो आ गया, चला लिया उसने, वेबसाइट खुल गई उसकी, मगर जब वेबसाइट पे क्रेडेंशियल डालेगा अपने, यहां पे आप डालोगे बैंक के यूजर नेम पासवर्ड, देन दिस web server will be allowing traffic to go your inside। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा फ्लो होता है आपका। नॉर्मल जो भी ऑथेंटिकेटेड होगा, ऑथोराइज, तो फायरवॉल का फंक्शन क्या हो गया जी, ओनली ऑथेंटिकेटेड और ऑथोराइज डेटा विल बी पास थ्रू फायरवॉल। all the spam or all the intruder, everything should be blocked at the firewall level। And in firewall we have 3 interfaces। one is called input, जहां से डेटा फायरवॉल के अंदर जाएगा। दूसरा होता है आपका आउटपुट, जहां से फिल्टर्ड डेटा आपका बाहर निकलेगा। और तीसरा होता है डीमिलिटराइज जोन, जहां पर आपकी सिक्योरिटी कोई रखने की जरूरत नहीं होती, सीधा सीधा एक्सेस हो जाता है आपका। ठीक है, तो जितने भी आपके वेब सर्वर्स होते हैं गाइस, वो सारे के सारे डीएमजी में पड़े होते हैं, डीमिलिटराइज जोन के अंदर में होते हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? 2 ट्रैफिक होते हैं आपके, इनबाउंड रूल, आउटबाउंड रूल। और इनबाउंड आउटबाउंड रूल के अंदर में हम आगे जाके देखेंगे, वी विल डिफाइन प्रोटोकॉल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल, तो आप देखोगे प्रोटोकॉल डिफाइन करेंगे, क्या क्या चीज को अलाउड करोगे। आरडीपी को अलाउड करना है, या एचटीटीपी को अलाउड करना है, या एचटीटीपी पीएस को करना है। वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। ठीक है, कोई क्वेश्चन फ्रॉम फायरवॉल? चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। ठीक है, क्लास विल बी 1 घंटा 15 मिनट से ऊपर नहीं लगेगी। ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी क्लास नहीं करनी है, 4-5 क्लास एक्स्ट्रा लग गई कोई इशू नहीं है, बट सारे के सारे चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। हो सकता है इस क्लास में नॉन टेक्निकल भी हो बंदे, तो अगेन विल बी रनिंग स्लो। ठीक है, फायरवॉल से क्रॉस होता हुआ डेटा जाएगा आपका कहां पर? कोई क्वेश्चन गाइस, एनीवन? ओके, देन आपके पास में जाएगा ये लोड बैलेंसर के ऊपर में। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, लोड बैलेंसर आपके फिजिकल डिवाइस होते हैं? यस, फिजिकल डिवाइस हैं आपके। ठीक है, तो अगेन दिस इज लोड बैलेंसर 1, लोड बैलेंसर 2। जो मैंने अभी आपको सारा फंडा बताया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, लोड बैलेंसर में क्या एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव, ये दोनों तो आपस में एक्टिव एक्टिव रहेंगे ही, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, दिस इज एपी एक्टिव पैसिव, और एक्टिव एक्टिव, दैट इज फाइन। बट लोड बैलेंसर का जो मेन प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक है, अगेन जब आएगा तो और डिटेल में बताऊंगा, बताता हूं पहले लोड बैलेंसर करते हैं आज बस। लोड बैलेंसर का काम क्या होता है जी? एक होता है फॉल्ट टॉलरेंस, और दूसरा होता है आपका लोड शेयरिंग। ये तो हमें पता है, अभी हमने देख लिया लोड शेयरिंग। मान लीजिए आपके पास में 5 सर्वर्स हैं, 1 सर्वर, 2 सर्वर, 3 सर्वर, 4 सर्वर और 5 सर्वर्स। 5 वेब सर्वर हैं आपके। आप google.com को पिंग करते हैं तो ना एक ही सर्वर होगा, गूगल के तो हजारों सर्वर्स होंगे आपके। ठीक है, तो जो लोड बैलेंसर होता है, जितनी भी आपकी यूजर्स की रिक्वेस्ट आती हैं, वो सारी की सारी रिक्वेस्ट को इक्वली डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल रिसोर्सेज में करता है। एडब्ल्यूएस में भी इसका पूरा प्रैक्टिकल अलग से। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोड बैलेंसर। जो भी डेटा आ रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। तो ये बोलते हैं आपके सर्वर 1, जैसे बोलो सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4, सर्वर 5, these all are your resources। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा? लोड शेयरिंग का, लोड बैलेंसिंग का। लोड शेयरिंग के लिए, लोड बैलेंसिंग के लिए एक ही चीज है, लोड बैलेंसर तो आपका हो गया पहला। दूसरा काम क्या होगा जी? मान लो
अगर आपका ये वाला सर्वर डाउन हो गया। डाउन हो गया तो ऐसा तो नहीं है ये इसके पास रिक्वेस्ट भेजता रहेगा तो रिक्वेस्ट सारी फेल होती जाएंगी। इमीडिएट इसे इसे स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, जिसे हेल्थ चेक बोलते हैं, लोड बैलेंसर हेल्थ चेक बोलते हैं इसका। हेल्थ चेक करेगा और चेक करके देखेगा ये अगर रिक्वेस्ट, ये सर्वर रिक्वेस्ट नहीं ले रहा तो इसको ग्रुप से आउट कर देगा, ताकि जब तक ये अप होके वापस ना आए, जब तक लोड शेयरिंग ना आए। आपके पास में 5 टीम के अंदर मेंबर हैं गाइस, पांचों को आप टिकट दे रहे हो, एक बंदा बीमार हो गया, आप बोल तो घर जाओ, जब तक ठीक नहीं हो वापस मत आना। क्योंकि अगर ये बंदा ऑफिस में बैठा रहा, आपको लगेगा कि काम कर रहा है, आप इसको टिकट भी साइन कर दोगे, मगर ये कर नहीं पा रहा तो क्या करूंगा, इसको मैं बोल दूंगा घर जाओ आराम करो, जब वापस आ जाओगे तब मैं आपको ऐड कर दूंगा, देन लोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अगेन। तो यहां पर भी आप देखोगे अगर एक रिसोर्स आपका या पीसी खराब हो जाता है तो ये बाहर निकाल देगा इसको, अनटिल अनलेस ये ठीक नहीं होगा, जब तक ये लोड दोबारा से रिकैलकुलेट करेगा और सबके बीच में भेजना शुरू कर देगा, चारों के बीच में। और जैसे ये वापस आएगा यहाँ पे, ये फिर से इसको ले लेगा और लोड को आपको फिर से शेयरिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो ये फंक्शन होता है आपका फॉल्ट टॉलरेंस का, लोड शेयरिंग का, दोनों काम होते हैं आपके लोड बैलेंसर के। ये सारी चीजें आपकी AWS में सब चीजें आएंगी, जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं। ठीक है, इससे आगे हम कल प्रोसीड करेंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन गाइस? सर ये लोड बैलेंसर के टाइम पे मेरा नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे फिर से? देखिए सर, देखिए लोड बैलेंसर का काम क्या होता है कि जो भी आपके पास में लोड आ रहा है वो इसको बैलेंस करे उसको। ठीक है, लोड बैलेंसर के 2 काम होते हैं, एक होता है आपका फॉल्ट टॉलरेंस, एक होता है लोड बैलेंसर। ठीक है, लोड बैलेंसर का मतलब ये हो गया कि मान लो आपके पास में 5 सिस्टम्स हैं, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 5, इन्हें रिसोर्सेज बोलते हैं। ये सारे रिसोर्सेज लोड बैलेंसर के अंदर आएंगे, तो जो भी डेटा आपका लोड बैलेंसर पे आएगा वो पांचों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तरीके होते हैं, पॉलिसी होती है, जैसे राउंड रॉबिन होता है आपका, राउंड रॉबिन सुना होगा आपने। ठीक है, राउंड रॉबिन हो गया या दूसरा तो भेजेगा। अगर बाई चांस आपका एक सर्वर कोई भी डाउन हो गया सिस्टम, तो ये इमीडिएटली क्या करेगा, इस सिस्टम को ग्रुप से आउट कर देगा, सिस्टम 5 को, और लोड को रिकैलकुलेट करेगा दोबारा से, और फिर चारों के हिसाब से चारों में डिवाइड कर देगा। अब अगर ये इसको बाहर ना निकालता तो बाहर तो इसके पास रिक्वेस्ट जाती रहती, जो कि कैटर नहीं हो पाती, रिक्वेस्ट फेल हो जाती। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, 5 आपके पास में रिसोर्सेज हैं ऑफिस में, और पांचों को आप टिकट देने काम कर रहे हो, और एक बंदा बीमार हो गया। आप क्या बोलोगे, इसको घर जाओ, घर जाकर आराम करो, वापस आओगे तो तब मैं आपको टीम में दोबारा डाल लूंगा, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि मेरे पास 4 रिसोर्सेज ही हैं। 5 वाले को अगर बैठा हुआ काम नहीं कर रहा तो उसको जितनी टिकट रहेंगी सारी ब्रीच हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको हम बाहर निकाल देते हैं ग्रुप से। जब ये अप एंड रनिंग हो जाता है तो वापस आता है, और इसे ELB का, इलास्टिक लोड बैलेंसर आएगा आगे आपका, जब इलास्टिक लोड बैलेंसर के हेल्थ चेक के थ्रू हम इसको करते हैं। तो लोड बैलेंसर के 2 काम हो गए आपके, फॉल्ट टॉलरेंस एंड लोड शेयरिंग। तो ये फायरवॉल के बाद ये नई हार्डवेयर डिवाइस लगती है, सौरभ आपकी आवाज बड़ी बड़ी डिस्टॉर्टेड आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है।